गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द मोना शो पे। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है दिशा 2020 मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसमें टॉपिक हम करने वाले हैं अधिगम। कौन सा टॉपिक है? अधिगम, जिसके अंतर्गत हम सारे के सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक खास बात है। जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है, रीट लेवल चाहे फर्स्ट की या सेकंड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मनोविज्ञान साइकोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। उसका अर्थ हम देखने वाले हैं। संकल्पना, प्रकार एवं प्रक्रियाएं। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम के सिद्धांत देखने वाले हैं, एवं शिक्षक के नीतिहार्थ देखने वाले हैं। अधिगम का स्थानांतरण देखने वाले हैं। बालक में चिंतन एवं अधिगम और निर्मित वादी उपागम। आज हम इस वीडियो में सारे के सारे पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से तात्पर्य है, अधिगम से मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब, तो अधिगम का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। क्या मतलब होता है अधिगम का? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। अथवा व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। अर्थात अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम, अधिगम मतलब सीखना होता है। सीखना मतलब व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर कुछ नया सीखेगा तो कुछ नया परिवर्तन तो आएगा ना व्यवहार में। तो ये कितने प्रकार का होता है? स्थायी और अस्थायी, दो टाइप का होता है। जो स्थायी होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, वह कौन कौन सा होता है? अभ्यास और अनुभव। कौन कौन सा? अभ्यास और अनुभव वाला होता है। अभ्यास वाला जो होता है वो पेशी होता है, जिसमें कौन सी काम करती है? कामेंद्रिय काम करती है। और जो अनुभव से सीखना मिलता है वो कौन से प्रकार का होता है? संवेदी होता है। उससे कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन लाना। यह है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी गिलफोर्ड ने दी थी। क्या परिभाषा दी थी उन्होंने? कि बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये किसने दी थी? ये दी थी गिलफोर्ड ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संख्या दी जाती है। यह कथन किसका था? तो ये कथन भी किसका था? वुडवर्थ का था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। कथन मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन गेट्स के द्वारा दिया गया था। देखो, बहुत सारे एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया था? अधिगम को किसने परिभाषित किया था? ये वाले को, तो इसको किया था क्रो एंड करो नामक वैज्ञानिक ने इसको परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आदत, ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्जन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये कथन देने वाले थे। ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था E.L. पील नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से कार्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो उसे भी क्या कहते हैं? अधिगम ही कहते हैं। सीखना है। सीखना क्या है? तो सीखना है प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की क्रिया क्या कहलाती है? सीखना कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता क्या है? तो अधिगम की विशेषता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सही बात है। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है। सही बात है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, मतलब सीखना जीवन भर चलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। ये भी सही बात है। तो सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही होंगे। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पहला देखते हैं अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सही बात है कि अधिगम सतत जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये किसकी परिभाषा हो गई? विशेषता हो गई, अधिगम की विशेषता हो गई। अगला देखते हैं अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये भी सही है। अधिगमन उचित समायोजन में सहायक है। ये भी सही है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिगम की मुख्य विशेषता है कि ये अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? तो अधिगम की मुख्य विशेषता आ जाएगी व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? अधिगम की मुख्य विशेषता है व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें आ जाएगा परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन। परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है। सीखने से व्यवहार परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है, और भी क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन भी है। सीखने की प्रक्रिया का क्रम है। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? अभिप्रेरक आ जाएगा। उसके बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं होगी, फिर बाधा आएगी, फिर क्या होगा? सफल प्रयत्न होगा, फिर जाके क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो कौन सी विशेषता है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर सप्रयत्न प्रक्रिया है। परिपक्वता से तात्पर्य समय का मांसपेशियों एवं स्नायु संस्थान में होने वाले परिवर्तन संबंधी परिणाम है, जबकि अधिगम का अर्थ वातावरणीय दबावों में के फलस्वरूप व्यक्ति की क्रियाओं से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है तो किस चीज की? प्रोत्साहन देकर वृद्धि की जा सकती है अधिगम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं थकान के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, दवाई लेने के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन। अगला देखते हैं ऑप्शन बीमारी के कारण हुआ परिवर्तन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा तीसरा आ जाएगा अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो परिणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना, लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना, यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सी श्रेणी है? तो वह अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन अप्रचलित है? तो कौन है अप्रचलित? अभिप्रेरणा, बांधा, अनुक्रिया और लक्ष्य। तो कौन सी आ जाएगी इसमें? तो इसमें आ जाएगी, हम देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रेरणा जागृत होती है, फिर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। तो रास्ते में बहुत बाधाएं आती है जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करता है, जिसमें सीखने की क्रिया निहित होती है। कई बार क्रियाएं करने के बाद एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधा दूर हो जाती है। ये अनुक्रिया मनुष्य को पुनर्बलन प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अधिगम हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहले कौन सी है? अभिप्रेरक है, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं होती है, फिर अवरोधक आते हैं, पुनर्बलन और सफल प्रयत्न, और उसके बाद में लक्ष्य प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। और अभी तक भी अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रियाओं का सही तार्किक क्रम है? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। अधिगम प्रक्रियाओं में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम प्रक्रियाओं में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन से आ जाएगा? अभिप्रेरक आ जाएगा, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, फिर परिवर्तन। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? तो कौन से आ जाएंगे इसमें? तो इसमें आ जाएगा उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष है। व्यवहार का करना पक्ष है तो क्या पक्ष है? सीखने की गति क्रियात्मक क्षेत्र का करना व्यवहार का पक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार का से निर्देश करता है? अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है। तो कौन करता है? अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं, जबकि प्रक्रिया है अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य आ जाएगा इसका? व्यवहार का रूपांतरण। क्या होता है इसमें? व्यवहार में रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा अधिगम तत्कालीन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच की क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निगमन अधिगम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है। मुख्य अवरोधक कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा विकास। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है तो क्या कहते हैं इसे? यह कहलाती है अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो कल्पनाशील अधिगम, ये अधिगम का प्रकार नहीं है। रॉबर्ट गेनेक के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार या परिस्थितियां सम्मिलित है? तो कितने हैं? 8 प्रक्रिया या परिस्थितियां सम्मिलित है। कौन कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले देख लेते हैं। संकेत अधिगम आ जाएगी, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आ जाएगी, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचार्य, बहुविभेदी अधिगम, प्रयत्न अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो कौन से 8 है इसमें? उसकी प्रक्रिया 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आ जाएंगे गेने। कौन है? गेगने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है तो कौन सा आ जाएगा? अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रकार नहीं है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम, प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन सा आ जाएगा इसमें? संकेत
अधिगम उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है कौन से वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये आ जाएगी गेगनी से संबंधित है। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्य जाना जाता है तो उसे क्या जाना जाता है? परंपरागत संबंधता अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो इसके अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है सन 2016 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के दो प्रकार है। अधिगम के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से आ जाएगा? आगमन एवं निगमन अधिगम के दो प्रकार है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? तो कौन सा अधिगम था? संकेत अधिगम के अंतर्गत। गेने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है? तो ये होता है सप्रियतन एवं नियम से। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? गेने के अनुसार अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अन्वेषण अधिगम का प्रकार नहीं है। किसके अनुसार? गेने के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? नियम अधिगम सप्रियतन अधिगम का अनुमान करता है। कौन सा कथन सही है? नियम अधिगम सप्रियतन अधिगम का अनुमान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा समस्या समाधान अधिगम। कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। आगे देखते हैं। सीखने का पटार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? कौन से वैज्ञानिक का है? तो ये आ जाएगा रॉस का। सीखने का पटार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया से में कोई उन्नति नहीं होती है। ये कथन रॉस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र क्या है? सीखने की प्रकृति के सूचक है। सीखने का वक्र क्या है? सीखने की प्रकृति के सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उद्देश्यहीनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है तो कौन सा आ जाएगा? सामाजिक परिवेश। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पुनर्बलन। यदि सूत्र L Fe/P में L अधिगम को इंगित करता है तो E व P किसको इंगित करता है? तो E और P किसको इंगित करेगा? तो E और P करेगा वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक को। E और P किसको करेगा? वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक को डोनेट करेगा। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित करता नहीं करता है तो कौन सा नहीं करता? वर्ष का महामंथ ऑफ द ईयर। ये किसको प्रभावित नहीं करता? अधिगम को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है तो किससे प्रभावित होती है? विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से अधिगम क्रिया प्रभावित होती है।
क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो इसका आ जाएगा SR प्रकार का अनुबंधन। कौन से प्रकार का? SR प्रकार का अनुबंधन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तैयारी निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। अनुदेशन उद्देश्य को कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रस्तुति सहचार्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी? अवधान आ जाएगी इसमें। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या आ जाएगा? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम प्रतिफल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं आएगा इसमें? सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति। तो इनमें से कोई भी प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी? कक्षा, कक्ष, वातावरण। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। सीखना क्या है? एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। तो कौन कौन से कारकों का योगदान है? वातावरण, विद्यार्थी को बलयुक्त प्रेरणा और विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। तो ये क्या है? सफलता के कुछ कारक हैं। अधिगम होता है। अधिगम क्या होता है? दोनों विद्यालयों में से एवं विद्यालय के बाहर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया को परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। कौन से वैज्ञानिक के अनुसार? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? तो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे आगे के क्वेश्चन है वह मैं अगले वीडियो में कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट की या सेकंड की किसी की भी तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए ये जो मनोविज्ञान के जो मैं सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।